गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं उज्जवल शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स सिस्टा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे एक नए टॉपिक की बारी है जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम सेबी के नाम से एब्रिविएट करते हैं। ठीक है, पिछले दो टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था शेयर्स और उसके टाइप्स के और उसके जो इशूइंग प्रोसीजर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में, और फिर जाना था डिविडेंड्स के बारे में। फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको एमएनसी और आईएनसी का डिफरेंस बताया था। ठीक, तो आज है इसकी बारी। और इससे पहले कि मैं अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करूं, आपसे एक हम्बल अपील है कि प्लीज 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और जो भी कंटेंट मैं पोस्ट कर रहा हूं उससे प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि सिर्फ आप ही नहीं और लोग भी मेरे इन वीडियो से बेनिफिट पा सकें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सेबी के बारे में। फिलहाल बोर्ड पे तो कुछ खास लिखा नहीं है, सिर्फ मैंने हेडिंग डाल करके रखी हुई है, लेकिन सेबी को मैं एक रफ वे में आपको समझा देता हूं। सबसे पहले कि सेबी के बारे में जनरली हम सभी लोग जानते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मेन क्या है कि सेबी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे मार्केट में जो शेयर्स मतलब जो हम लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे, उसको रेगुलेट करता है। साथ ही साथ नई जो सिक्योरिटीज इशू होने वाली होती हैं उनकी लिस्टिंग करता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके। तो ऐसे रफली बताने में मजा नहीं आएगा, ना आपको ना मुझे सुनने में आएगा, ना आपको सुनने में आएगा, ना मुझे एक्सप्लेन करने में आएगा। तो आइए पूरी रिटन टेक्स्ट के थ्रू इसको समझते हैं। स्टे ट्यून्ड। अब आपके सामने रखा है एक टेक्सचुअल मैटर जिसमें मैंने सेबी बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। इससे पहले कि मैं टेक्सचुअल मैटर पे चलूं, आपको एक बात बता देता हूं। जैसे कि हमारे बैंकिंग सेक्टर है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई हो गया, इंडियन ओवरसीज हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, एंड सो ऑन, इन सब को कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। ठीक, जैसे आरबीआई एक वो है हमारा सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, और बैंकिंग बिजनेस का रेगुलेटर भी है। बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को, जो कि कमर्शियल बैंकिंग करना चाहते हैं। वैसे ही जैसे आरबीआई अगर लाइसेंस इशू करता है कमर्शियल बैंक्स को उनके कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए, ठीक वैसे ही सेबी का भी फंक्शन है कि सेबी जितनी भी अपकमिंग कंपनीज है, खासकर गवर्नमेंट कंपनीज, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज ओपन मार्केट ऑपरेशन में अपनी सिक्योरिटीज को सेल आउट नहीं कर सकती। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलना। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज को ही, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो कंपनी रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ उन्हें ही ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी स्टॉक मार्केट पे जाकर के अपनी सिक्योरिटीज को सेल करने की परमिशन है। और ये परमिशन सिर्फ और सिर्फ सेबी देता है, और कैसे देता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो एक रिवीजन ये देता हूं कि जैसे आरबीआई कमर्शियल बैंकिंग का रेगुलेटर है, उसका लाइसेंस गिवर है या लाइसेंसर है, वैसे ही सेबी का भी फंक्शन है ये सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग, उनकी लिस्टिंग और बाकी चीजों में डील करता है, और उन्हें रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब है कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आइए इस पे बात करते हैं कि सेबी को इनिशियली कंस्टिट्यूट किया गया था 12 अप्रैल 1988 में, यानी 12 अप्रैल 1988 में, जिसका और एक एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कि ये किसी के अंडर में काम करती थी। ठीक, ऑटोनॉमस नहीं था, यानी स्वावलंबी जिसे कहते हैं, सेल्फ गवर्न नहीं थी। ठीक है, उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कंस्टिट्यूटेड थी। किन मैटर्स में डील करने के लिए? रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। जब मैंने बताया सिक्योरिटीज का मतलब वो सेफ्टी वाली सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटीज, वैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी का सेंस भी है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटीज का मतलब ये है कि आप जैसे मैं मान लो मैंने किसी की कंपनी की शेयर्स को सब्सक्राइब किया, या मिस्टर एक्स ने किया, वाई ने किया, जेड ने किया, एंड सो ऑन। इन सब क्या करते हैं हम लोग? करते क्या है, कंपनीज की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करते हैं। सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे उन शेयर से है, बॉन्ड से है, या डिवेंचर है, अगर इश्यू हुआ है तो उनसे है। क्योंकि जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी के शेयर या स्टॉक्स को खरीदते हैं, और उसके बाद हमारा पैसा उसमें लगता है। इन सिक्योरिटीज को खरीदने की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि बिना सिक्योरिटीज के आप क्लेम कैसे करोगे, आप ये अपने आप को प्रूव कैसे करोगे कि आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट का प्रूफ यानी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, यानी जिसे कागजी सबूत कहते हैं हिंदी में, कागजी सबूत के लिए हमें सिक्योरिटीज यानी शेयर्स
डिवेंचर्स या बॉन्ड्स अगर अगर इशू किया गया है तो उसके थ्रू हम अपने आप को कंपनी का इन्वेस्टर दिखाते हैं। ठीक, और यही मेन पर्पस होता है सेबी का कि वो सारे सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल करे। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो। एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, हाँ दूसरी चीज है इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन, ये भी सेबी का ही काम है। मेन क्या है, कंपनीज कभी कभी करती क्या है कि इलीगल एक्टिविटीज करती है या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट है यानी उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको नजरअंदाज कर देती है, मतलब डिवॉइडेशन होता है। ठीक, इस डिवॉइडेशन को रोकने के लिए सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखे हुए हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में, खासकर पब्लिक कंपनी, खासकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को ही सिक्योरिटीज इश्यू करने का राइट है, लेकिन ओपन मार्केट ऑप्शन यानी पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनी यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस को ही परमिशन है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को परमिशन नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो मेन चीज है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मतलब अगर मैंने किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो मेरे साथ कुछ गलत ना होने पाए, इस चीज का ख्याल कौन रखेगा, सेबी रखता है। ठीक, कंपनी मेरे साथ कोई फ्रॉड ना कर पाए, कोई जालसाजी ना कर पाए, इस चीज का भी ध्यान कौन रखेगा, सेबी रखेगी। ठीक, एज लाइक आरबीआई जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं कमर्शियल बैंक्स में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही सेबी का भी काम है वो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी सिक्योरिटी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिटर्न दिलवाया जाए। ठीक है, और फिर है सेबी वॉज गिवन स्टैट्यूटरी पावर, यानी उसे एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया। कब बनाया गया, 30 जनवरी 1992 में, यानी 4 साल बाद सेबी को एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया गया। ठीक है, और फिर अब आइए बात करते हैं इनके मेन। तो सेबी के चेयरमैन है मिस्टर अजय त्यागी, इनके पहले उमेश कुमार सिन्हा थे और उसके पहले सीबी भावे जी थे। ठीक है, तो फिलहाल तो अजय त्यागी जी हैं जो कि मेन सेबी के सारे काम को देखें। अजय त्यागी जी का जो क्या कहते हैं रिटायरमेंट है वो फरवरी 20 में यानी 2020 इसी साल होने वाला था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया, यानी ये 6 महीने का एक्सटेंशन आपका चलेगा अगस्त तक। अगस्त के बाद त्यागी जी रिटायर कर जाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके मेन कि सेबी का मेन एम और पर्पस क्या है, क्यों उसे बनाया गया था। ठीक है, स्टेटमेंट पर्पस और एम जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि सेबी का स्ट्रक्चर क्या है, सेबी को कितने लोग संभालते हैं और किस तरीके से संभालते हैं। ठीक है, तो मेन सेबी इज मैनेज बाय 6 मेंबर्स। ठीक है, मेनली इसके 6 मेंबर्स हैं। पहले हैं चेयरमैन जो कि अजय त्यागी जी हैं, जो कि एक्चुअली चेयरमैन ऑफ द सेबी वो नॉमिनेटेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे नॉमिनेट करती है और फाइनली को चेयरमैन बनाती है। सेकंड है 2 मेंबर्स ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, यानी आपके सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में ये बेसिकली खासकर फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग होते हैं, क्योंकि ये पूरा जो सेबी का जो पूरा फंक्शनिंग है वो फाइनेंस रिलेटेड ही है। ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड और फाइनेंस रेगुलेशन दोनों है। तीसरा है 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई इस वजह से क्योंकि मैंने कहा ना फाइनेंशियल सर्विस रिलेटेड है, इस वजह से आरबीआई भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। और लास्ट के जो 2 हैं वो भी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी पहला चेयरमैन, फिर 2 मेंबर 3 हो गया, 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई और फिर 4 हो गया और 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, ये तो था स्ट्रक्चर इसका। अब आइए मेन बात करते हैं पर्पस और एम की, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द पर्पस और नेम ऑफ सेबी। Now finally it's time for the purpose and names of SEBI। तो सबसे पहले पर्पस और नेम ऑफ सेबी मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ और ज्यादा ब्रॉडेंड टॉपिक्स हैं जो कवर किए गए हैं। तो सबसे पहला टू क्रिएट अ प्रॉपर एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। प्रॉपर एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर का मतलब है कि ऐसा एक वर्केबल एनवायरनमेंट बना दो जिसकी मदद से हर एक चीज स्मूथली चल जाए, आराम से चल जाए और विदाउट एनी फ्रॉड। ठीक है, तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में आपके जो मेन आते हैं वो हैं आपके रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रेड प्रैक्टिसेस, कस्टम्स एंड रिलेशंस अमंग इंस्टीट्यूशंस, जिसमें ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज आती हैं। ठीक है, मेन है भाई अगर कोई चीज रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेगी ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रॉपर चलेगी और ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन होंगे। ठीक, एकदम साफ सुथरा एक्सचेंज होगा, ट्रांजेक्शन यानी लेन देन होगा, सब कुछ होगा और उसकी वजह से कहीं कोई भी फ्रॉड की जो पॉसिबिलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक, फिर है
इसमें देखिए, इसमें कई सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कंट्रोल करना, ब्रोकर्स जिनकी मदद से हमें सिक्योरिटीज मिलती हैं, इन्वेस्टर्स जिनको खरीदवाई जाती हैं, जिनको एडवाइस किया जाता है कि आप इसकी ले लो और उसकी ले लो, ठीक है, और कंपनीज यानी जिनकी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करवाया जाता है, ठीक, खास और इन कंपनीज में आपकी पब्लिक कंपनीज आएंगी, ये चीज याद रखना। पब्लिक कंपनीज के अलावा किसी को भी सिक्योरिटीज मार्केट पे यानी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करने की परमिशन नहीं है। प्राइवेट कंपनीज अपने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के थ्रू ही अपने कैपिटल रेजिंग को कर सकती हैं इम्प्लीमेंट, ठीक है। अगला है शेयर एजुकेट इन्वेस्टर्स। बिल्कुल, सेबी का एक काम और है कि वो इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है और उन्हें उनके राइट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देती है कि आपके पास क्या राइट्स हैं, क्या लीगल राइट्स हैं, कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या कोई और मैनिपुलेशन होते हैं अकाउंट्स में, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो कंपनी के खिलाफ, क्या केस कर सकते हो, क्या लीगल रेमेडीज हैं या और वो क्या कहते हैं लीगल रेमेडीज के साथ साथ आप क्या लीगल कंपनसेशन भी पा सकते हो अपने साथ हुए फ्रॉड के लिए, ठीक है। लास्ट है टू डेवलप अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है सिस्टम डेवलप करना, सो दैट मार्केट ऑटोमेटिकली फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस ऑफ मिडलमैन लाइक ब्रोकर्स, बैंक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो सेबी के पास ये पावर है कि वो जितने भी सिस्टम के अंदर यानी सिक्योरिटीज के जो सब्सक्रिप्शन के सिस्टम के अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो मिडिल मैन हो, बैंकर हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो या कोई भी हो, तो उनके सारे ऑपरेशंस को ऑटोमेटिक बना दिया जाए कि हर एक चीज और खासकर एक चीज मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगा। आपने बीएससी एनएससी का नाम सुना होगा, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो कि टोटली डिजिटल बनाया गया था, ठीक, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाया गया। और इसका भी इनिशिएटिव सेबी ने लिया था कि हम अब जो है स्टॉक डीलिंग जो है यानी स्टॉक ब्रोकिंग, चाहे स्टॉक डीलिंग चाहे स्टॉक ट्रांजेक्शन, सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे ताकि किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो और कोई कंपनी किसी इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड ना करने पाए, ठीक। तो यहाँ पे आपको मेन इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें अभी एक दो पर्पसेस और एम्स और हैं, उनको देखते हैं और फिर चलेंगे सीधे इसकी पावर्स पे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। बात करते हैं अगले दो उसके पावर्स एंड पर्पस एंड नेम्स ऑफ सेबी के। मेन है कि टू क्रिएट फ्रेमवर्क फॉर मोर ओपन। फ्रेमवर्क का मतलब है सेट ऑफ रूल्स फॉर मोर ओपन, यानी और ज्यादा पारदर्शी क्रियाओं के लिए किया जाता है, ठीक। ऑर्डरली एंड अनप्रेजुडाइज। अनप्रेजुडाइज का मतलब है कि आप मेन है कि अपने सेल्फ कोई डिसीजन नहीं लेंगे, जो सामने है, जो प्रूफ है, जो एविडेंसेस है, उनके बेस पे आप अपने डिसीजन को पेश करेंगे। मीन्स अनबायस्ड डिसीजन आपका मामला होगा, ठीक है। ओवरऑल रिलेशन टू किसकी सेंस में टेक ओवर और मर्जर डील्स जो होंगी कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनको मतलब क्योंकि होता है कभी कभी कि दो कंपनीज आपस में मर्ज हुई या टेक ओवर किया किसी को, तो उन जिस कंपनी को या जिस कॉर्पोरेट सेक्टर को खरीदा जाता है उसके शेयर होल्डर्स को थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, यानी थोड़ा उसको ढीला ढाला लेके चलते हैं। तो ऐसे में किसी भी इन्वेस्टर जो कि जिस कंपनी को खरीदा गया उस कंपनी के इन्वेस्टर्स को नुकसान ना हो टेक ओवर या मर्जर डील में, इस चीज का भी एश्योरेंस सेबी ही रखता है और ऐसे फ्रेमवर्क्स या सेट ऑफ रूल्स बनाता है, क्योंकि वजह से कि टेक ओवर हो या मर्जर हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो किसी भी सिक्योरिटी होल्डर के साथ कोई भी अनफेयर या अनइक्वल ट्रीटमेंट ना होने पाए, उन्हें भी वैसे ही राइट्स एंड पावर्स मिले जैसा कि परचेजर कंपनी या कॉर्पोरेट सेक्टर को मिल रहे थे, ठीक है। और लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ब्रोकर्स और अदर मिडिल मैन को रजिस्टर करना फॉर शेयर ट्रेडिंग पर्पस। जी हाँ, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हाथ में ये पावर्स हैं कि जो भी बंदा स्टॉक ब्रोकर बनना चाहता है यानी शेयर की ट्रेडिंग करवाना चाहता है, कंपनी और सब्सक्राइबर के बीच में एज अ लिंकिंग चेन बनना चाहता है, वो अपने आप को सेबी से रजिस्टर कराए और फिर अपने स्टॉक ब्रोकिंग की जो सर्विसेज हैं वो अपने क्लाइंट को और कंपनी को प्रोवाइड करें, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, लास्ट है पावर्स ऑफ सेबी की, सेबी के पास क्या क्या पावर्स हैं उसे देखते हैं और फिर आगे बात करेंगे। बात करते हैं पावर्स ऑफ सेबी की। तो
तो पावर्स ऑफ सेबी में बेसिकली 4 पावर्स हैं, वैसे तो इसके और भी ब्रॉडेंड है, लेकिन इसके मेन 4 पावर्स हमने यहाँ डिस्कस किए हुए हैं। पहला, सबसे पहले ओवरसी कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स। मतलब कहने का है कि जो भी कंपनी है जिसने विल किया, मतलब जिसने इच्छा जताई कि हम अपने सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेचना चाहते हैं, तो उनके अकाउंट्स को ओवरसी करना, मतलब वो देखना, चेक करना। और दूसरी चीज, इन अकाउंट इंस्पेक्शन के साथ इस डिसीजन को लेना कि उन्हें अलाउ किया जाए कि नहीं मार्केट में आने के लिए, कि वो अपनी सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट ऑपरेशन में डील कर सके। इनमें प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर भी आ सकते हैं, अगर वो सेबी की जो स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको अगर अबाइड करें यानी फॉलो करें, तो वो भी मार्केट में आ सकते हैं विद स्पेशल सर्कमस्टांसेस। फिर है, ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस इन द कंट्री हैव बीन ब्रॉट अंडर द एनुअल इंस्पेक्शन रेजिम ऑफ सेबी। मैंने पहले कहा था कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं विद इन द कंट्री, वो सबके सब सेबी के अंडर में गवर्न होते हैं, और सभी उन पे इंस्पेक्शन करने का पूरा राइट रखता है कि अगर ये स्टॉक एक्सचेंजेस कुछ गलती करते हैं, अकाउंट मैनिपुलेशन करते हैं, तो सभी उन पे पेनल्टी एक्टिविटी या पेनलाइज भी कर सकता है, ठीक, यानी सजा दे सकता है। फॉर इंश्योरिंग ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ स्टॉक मार्केट्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। मेन चीज है, ऑर्डरली ग्रोथ का मतलब है कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और फेयर ग्रोथ होनी चाहिए, किसकी, स्टॉक मार्केट की भी और इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन भी हो जाए, ठीक है। और अगला है जो हमने पहली बात की थी, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, ठीक। ब्रोकर्स अपने अंडर में सब ब्रोकर्स भी रखते हैं, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है कि वो कहीं भाग ना पाए, कोई फ्रॉड ना हो इन्वेस्टर के साथ, तो दोनों का ही, ब्रोकर और सब ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। लास्ट है, सेबी इज एम्पावर्ड। सेबी के पास ये प्री पावर्स हैं कि वो चाहे तो, मतलब चाहे वो क्या, अगर गलती देखे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी मिडिल मैन की, तो वो उनपे पेनल्टी लगा सकता है, ठीक, डिफॉल्ट के लिए। डिफॉल्ट किसकी तरफ, जो भी कस्टमर है जिन्होंने सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने, शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, अगर उनके साथ कोई डिफॉल्ट होता है, कोई फ्रॉड होता है, तो उसके लिए जो भी इंटरमीडियरी उसके लिए क्या कहते हैं लायबल है, उसके ऊपर वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर हो या सिंगल मैन ब्रोकर हो, कोई भी हो, जो भी इंटरमीडियरी होगा जिसकी वजह से इन्वेस्टर को लॉस हुआ है या उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसके लिए सेबी इनके ऊपर केस कर सकता है या पेनल्टी एक्टिविटी की जा सकती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने पे रोक रहा हूँ। आई होप सुशांत को ये सारी चीजें समझ में आएंगी और बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और क्योंकि और दूसरी चीज, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो के लास्ट में अपने कमेंट को पोस्ट कर देना, आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर में स्टॉक ब्रोकिंग के साथ, जिसमें होगा स्टॉक एक्सचेंज, BSE कुछ बातें और भी बहुत सारी डिटेल्स। तो टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।